गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। वर्ग 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 10th ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सभी विषयों को चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे पहले राउंड में। दूसरे राउंड में उस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और तीसरे राउंड में उस चैप्टर के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले राउंड में अभी हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य बातें दी हुई है, क्या क्या मुख्य टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यदि आप वर्ग 10 में हैं तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए यह वीडियो, और पूरे वीडियो को इत्मीनान से बैठ के ज़रूर देखिएगा। अंत तक आपको देखना है ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले भौतिकी का, फिजिक्स का पहला चैप्टर और आपके विज्ञान के किताब का 10वां चैप्टर उठाया हूँ दोस्तों। तो आपको यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। इस संसार में जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है। अब दिखाई क्यों देती है कोई वस्तुएं? आंख कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, इस संसार को देखने के लिए, और प्रकाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या यदि प्रकाश नहीं हो तो आप कुछ भी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अंधेरे में जब आप टॉर्च जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तब जाके आपको कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार कर जाता है, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पे यह बताया गया, इस पूरे हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटे, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा करके और हमारी आँखों के रेटिना पे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। कौन? तो प्रकाश। प्रकाश क्या हुई? यहाँ से चली, इस वस्तु से टकराई और टकरा करके हमारे आँखों में आई, तो रेटिना पे उसका एक इमेज बन गया, और रेटिना उसकी सूचना मस्तिष्क को दिया, और हमारा जो ब्रेन है वह उस वस्तु को पहचाना
उसके कलर को पहचाना कि यह कौन सी वस्तु है, यह किस कलर का है, किस आकार का है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को कोई वस्तु दिखाई पड़ता है ना। प्रकाश की किरण अगर उस पर टकरा करके हमारे आंखों तक नहीं आए तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब कहा गया यहाँ पे बच्चों, प्रकाश कुछ वस्तुओं से आर पार हो जाती है। एक आप शीशा ले लेंगे जिसके पीछे अगर रंगा हुआ नहीं है, जैसे कार का शीशा होता है, कार के खिड़की का शीशा जो होता है, आप अगर उसके आर पार टॉर्च जलाएंगे तो लाइट आप पार कर जाएगा आपका, इसलिए आप उसके आर पार भी देख पाते हैं। उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार प्रकाश चली जाती है। अब हम लोग दर्पण में भी देख पाते हैं बहुत सारी वस्तुओं का फोटो, अपना फेस भी देख पाते हैं, चेहरा। तो कैसे देख पाते हैं? तो दर्पण के अंदर भी प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसलिए हम लोग दर्पण में विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। एकदम आप ध्यान रखिए, यहाँ पे यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। अगर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है तो आप किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता सकते हैं, कितना भी घुमा फिरा करके पूछा जाए। क्या यहाँ कहा गया? प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है? एकदम सीधी रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब है एकदम सीधी रेखा। ये जो दो बिंदु को आप मिला करके लाइन खींचते हैं तो ये सरल रेखा हुआ आपका, एकदम सीधी रेखा। प्रकाश एकदम ऐसे ही चलती है, कहीं मुड़ती नहीं है अपने रास्ते में। यह तथ्य एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब छाया कैसे बनता है? कोई वस्तु है जिसे प्रकाश आर पार पार नहीं कर सकता है तो उसका छाया बन जाता है, काला काला उसके पीछे बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। तो प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है? तो सरल रेखा में। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। एक छोटा सा प्रकाश का जो स्रोत है वह अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु क्या होगी बच्चों? तो वैसी वस्तु जिसे प्रकाश आर पार नहीं जा सके, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सके, वो अपारदर्शी वस्तु हो गई। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है उसका देखिएगा छाया काला सा नीचे उसके पीछे बन जाता है। तो वो क्या दिखाता है कि प्रकाश सरल रेखा पथ पर गमन करता है। ठीक है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। किरण किसे कहेंगे? तो प्रकाश जो सरल रेखा में चला, एक प्रकाश का जो सरल रेखा में चलना है वो किरण कहलाएगा, और बहुत सारा किरण जब मिल जाएगा तो उसको किरण पुंज कहते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस चैप्टर में प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें परावर्तन है, अपवर्तन है
तथा गोलीय दर्पण से प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो पढ़ने वाले हैं। लेंस से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो आप पूरा अंत तक देखिए। अब डायरेक्ट आपको मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न या लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पे नहीं लेकर के जा रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ मैं लेकर जाऊँगा तो आप जब इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, पता नहीं कैसे इसका आंसर क्या होगा। जैसे आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से यहाँ क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहला देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आप वहाँ पे पढ़ लिए चैप्टर में, तब आप इसको आसानी से बता पाइएगा सीधी रेखा में, है ना, ये सही उत्तर। अब दूसरा देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये सब में मैं कराऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा दोस्तों, ताकि आपको ये मुश्किल नहीं लगे, काफ़ी आसानी से आप सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ याद कर ले। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेकर के आ रहा हूँ मैं, आपको पहले चैप्टर में सब कुछ पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, ये मानव नेत्र से प्रश्न है दूसरे चैप्टर से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सैकड़ों प्रश्न है यहाँ पे। आपके 10th के विज्ञान के किताब से सैकड़ों प्रश्न यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि चैप्टर को पढ़ के फिर इसको देखा जाए, ठीक है। इसलिए चलिए हम लोग वापस चलते हैं चैप्टर पे। तो आइए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। अब यहाँ पे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ दोस्तों, तो देखिए परावर्तन क्या है। तो पड़ना और टकरा के वापस आ जाना। जैसे आप एक गेंद को एक दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, गेंद दीवार से टकरा कर वापस आ जाता है, तो ये वह गेंद का परावर्तन हुआ। टकराना और मुड़कर वापस आ जाना। तो वैसे ही प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए दर्पण से या किसी चिकनी सतह से टकराकर जब वापस आती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इस परावर्तन के कई नियम हैं। कुल कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, मान लीजिए कि यह एक परावर्तक सतह है। प्रकाश यहाँ आई, इस पे टकराई और इस तरह से लौट गई। प्रकाश की किरण कोई एक किरण इस तरीके से आई, इस परावर्तक सतह पर टकराई और वापस ऐसे लौट गई। हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण बनाया दोस्तों हम लोगों ने, इसको अभिलंब कहते हैं। ये फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। और ये आने वाली किरण है, इस तरीके से तीर का निशान दे दीजिए इसमें, तो इसको कहेंगे आपतित किरण और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको अभिलंब, और ये जो लाइन है नीचे आप देख रहे हैं, ये परावर्तक सतह है।
ये जो कोण बन रहा है आपतित किरण का और अभिलंब के बीच का, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है, टकरा के जाने वाली किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो यह कोण देख रहे हैं आप, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप ये बात समझ गए ना? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए ये सब मूल बातें हैं, ये आपको समझना चाहिए पहले कि परावर्तक सतह क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो आने वाली एकदम आसान है। जो किरण आ करके टकराई है वो आपतित किरण है, टकराने के बाद जो लौटी है वो परावर्तित किरण है। और जो 90 डिग्री इस दोनों बिंदु पे हम ये दोनों के बीच में जो बिंदु है जहाँ पे ये टकराई है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का जो कोण बनाए हैं, ये जो रेखा हम लोगों को मिली, ये क्या है? अभिलंब है। और इसी अभिलंब के साथ दोनों का जो कोण है वह आपतन कोण और परावर्तन कोण कहलाता है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण जो है बराबर होगा आपस में हमेशा, ठीक। अब दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण मीन्स ये वाला किरण, दर्पण के आपतन बिंदु, ये जो पॉइंट है जहाँ पे यह आके टकराया है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वह, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होगा, एक ही तल में होगा तीनों, ठीक है। चलिए, ये परावर्तन का नियम है, इसको एकदम याद कर लीजिए बच्चों। आइए आगे पढ़ते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज, आकार वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से भी बहुत प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं बच्चों। तो समतल दर्पण जो आप अपने घर में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, सिर्फ आभासी, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु समतल दर्पण से जितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना दूर होगा। जब आप दर्पण के पास आते जाएंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब भी पास आते जाएगा। आप दर्पण में सट जाइएगा तो प्रतिबिंब दर्पण में सट जाएगा, फिर दूर हो जाइएगा प्रतिबिंब भी दूर हो जाएगा। आप देखे हैं, आप देख सकते हैं अपने घर में बच्चों। तो ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है। अब यहाँ पे एक बात और लिखा गया है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो मान लीजिए कि आप पूरब माहे मुंह करके खड़ा हो जाइए और आपका दोस्त आपके ठीक सामने पश्चिम माहे मुंह करके खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? आप अगर उत्तर तरफ वाला हाथ उठाइएगा, एकदम दिशा का ध्यान रख करके इस बात को समझिए तब समझ में आएगा।
उत्तर के तरफ आपका जौन हाथ है वो उठाइएगा और दोस्त को भी कहिएगा कि उत्तर के तरफ जो तुम्हारा हाथ है वो उठाओ, तो आप तो उठाइएगा, दाहिना हाथ उठेगा। आप अगर पूरब के तरफ घूम के खड़ा है तो आप अगर उत्तर बगल वाला हाथ उठाइएगा तो कौन सा हाथ होगा आपका? बायां हाथ होगा। और दोस्त आपका पश्चिम की तरफ घूमकर खड़ा है तो उसका उत्तर की तरफ कौन हाथ होगा? तो दाहिना हाथ होगा। तो हुआ ना, एक ही तरफ एक आदमी का बायां हाथ हो गया और एक आदमी का दाहिना हाथ हो गया। तो प्रतिबिंब में भी ऐसे ही होता है। आप जब दर्पण की तरफ देखिएगा तो प्रतिबिंब आपके तरफ देखेगा, तो हो गया ना उल्टा दिशा में मुंह। तो आपका दाहिना उसका बायां हो जाएगा और उसका बायां आपका दाहिना हो जाएगा। आपका दाहिना उसका बायां, आपका बायां उसका दाहिना। तो इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। आप खड़े हो जाइए, अपने घर के किसी सदस्य को भी खड़े कर दीजिए साथ में, है ना। आप खड़े हो जाइए पूरब की तरफ मुंह करके, और घर में कोई सदस्य है तो उनको खड़ा कर दीजिए पश्चिम की तरफ मुंह करके, और तब उत्तर वाला हाथ उठाइए, उत्तर तरफ वाला आप लोग। तो देखिए, एक का बायां हाथ होगा, एक का दाहिना हाथ होगा। आप इसको करके देख सकते हैं, कर लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई भाई बहन हो तो उसे इस प्रकार से खड़ा करके और देख लीजिए। तो इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है, लैटरल इन्वर्सन। ठीक है बच्चों, तो इतना बात समझ में आया आपको। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, जो हमें किसी वस्तु को दिखा देता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल गैस में निर्वात से कम, गैस से कम द्रव्य में और ठोस में सबसे कम होता है। परावर्तन क्या होता है ये भी समझ गए, टकरा कर वापस आना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये भी समझ गए बच्चों अच्छे से। फिर भी आप अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके हमको बताइए कि सर हम ये टॉपिक नहीं समझे हैं, फिर हम उसको और दूसरे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक समझाते रहेंगे जब तक कि आप समझ न जाए। ठीक है, आप हमें बताइएगा तब तो पता चलेगा कि आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या हमारा यह नंबर है, यहाँ फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण, लेकिन चूंकि आज पहला क्लास है तो आप इतना कम से कम याद कर लीजिए, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन के नियम और जो भी मुख्य मुख्य बातें बताई गई है इतना आप याद कर लीजिए। इसके बाद समय भी बढ़ाया जाएगा अगले क्लास से, और आप लोगों से पूछा भी जाएगा। आप लोग एक्टिव भी रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ भी अगर पूछा जाए तो। एक्टिव रहिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले दिन के क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।